Hello students. Hello students. Good evening everyone. आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। मैं रश्मि त्यागी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी क्लास ले सकते हैं और किस तरीके से आपको अपनी एनटीए यूजीसी नेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आज मैं इसके टॉपिक के बारे में, इनकी डिटेल जो भी होंगी एनटीए यूजीसी नेट से रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर, मुखर्जी नगर, दिल्ली, एनटीए यूजीसी नेट क्वालिफाइड। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारा रिजल्ट आया है यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट में जो हमारी हिंदी में रहे हैं बहुत बच्चे हमारे अनअकैडमी के, जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, उनमें से आप भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं है, आप भी हैं। और आप भी कैसे कैसे वहां पर पहुंचेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे किस तरीके से जाएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा? उससे पहले आपको करना होगा कि जो अनअकैडमी हमारा लर्निंग ऐप है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है, उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल करें। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। और कहाँ से? सबसे पहले इसको प्ले स्टोर से लेंगे और प्ले स्टोर से लेने के बाद में ये सारी चीजें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखना है कि पूरे सेशन यहाँ पे क्लासेस चलती रहती हैं, टॉप एडुकेटर्स हैं जो इन सभी चीजों के आपके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद में हमें सब्सक्रिप्शन लेना है। तो सब्सक्रिप्शन जो लेंगे हम कैसे लेंगे और किस तरीके से लेंगे, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सब्सक्रिप्शन में जो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 1890 रुपीज है। अगर इसमें जो मेरा अपना रेफरल कोड है, देखिए यहाँ पर देखिए एक बार, जो मेरा अपना रेफरल कोड है वो है RUSH10 RASH और 10। ठीक है, तो आप इसको मेरा कोड यूज कर सकते हैं और इस कोड को यूज करने के बाद में आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और आपको जो हेल्प है इससे संबंधित और भी ज्यादा बहुत हेल्प होती है। आप देखिए, सबसे कम से कम आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही इतना लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। उसमें आप नेट भी कर सकते हो, JRF भी कर सकते हैं, और ऐसी चीजें जो हैं कहीं नहीं है, ओनली अनअकैडमी पर ही है। तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जो आप देख सकते हैं 54% ऑफ है, और उसमें जो आपको पेमेंट करना होगा 10,395 रुपीज। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, 10,300 ये आपको सबमिट करने होंगे। तो ये किसने का है? ये 1 ईयर का है, 12 मंथ्स का। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम जो 24 मंथ्स है, तो 24 मंथ्स में 67% ऑफ है। ठीक है, कितना ऑफ है? 67% ऑफ है। और 67% ऑफ में जो आपको वन टाइम जो पेमेंट करना है, वो जो पेमेंट है आपकी 15,120 रुपीज। ठीक है, तो वन टाइम जो पेमेंट है आपको कितना करना होगा? 24 मंथ्स का। और 24 मंथ्स में आप देख सकते हैं 24 मंथ्स में आपका जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? 15,000 15,120। ठीक है, ये आपका अमाउंट बनता है। तो इस तरीके से अगर इसको आप जो ये पेमेंट है और भी डाउन में करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड यूज कीजिए। तो मेरा जो मेरा कोड है वो है RUSH10। ठीक है, RUSH10 आप यूज करेंगे तो इसमें और भी 10%
छूट लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्काउंट होगा यहाँ पर। तो जैसे आप 1 ईयर का जो आपका पेमेंट है वो है आपका 10,395 है। उसके बाद में 24 मंथ्स का है 15,120 रुपीज आपको जो वन टाइम पे करना होगा। उसके बाद में इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जो इसमें ईएमआई बनवाना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहते हो तो वो किस तरीके से आप दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी पर मंथ होगी 630 रुपये होगी, वो आपकी होगी 2 ईयर या 24 मंथ्स का होगा। ठीक है, जो 24 मंथ्स का है, ठीक है, तो वो कितना है आपका 630 है। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और बिना सब्सक्रिप्शन के आपका कोई आगे का आप कैसे कर पाओगे, वो नहीं चल पाएगा। तो मेरा कोड यूज कीजिए, जो मेरा अपना कोड है वो है रस10। आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% ऑफ होगा अनअकैडमी की साइड से। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी हमारी चीजें हैं, हमने जो भी गलतियां की हैं, नहीं की हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के अंदर आ रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी और उनका वेलकम है क्लास के अंदर। कि जो भी हम कार्य करें, जैसे हमें अपने नेट की प्रिपरेशन करनी है, जेआरएफ हमें अपना क्वालिफाई करना है, तो उससे पहले हम क्या करें। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना सिलेबस देखें, हम अपने पाठ्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि पाठ्यक्रम दिन में या दो एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं देखेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आती है कि हमें करना क्या है और किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। एक अपना टाइम टेबल सेट करें कि हम इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएंगे और इन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे आप जानते हो कि 10 यूनिट है, ठीक है, कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, और 10 यूनिट को हम किस तरीके से डिवाइड करें। ठीक है, जैसे हमारे जुलाई वो एग्जाम अब हुआ है, फिर जो आपके एग्जाम्स होंगे हमारे वो भी हमारे जून जुलाई में जो भी आसपास होंगे इतने हो जाते हैं, 6 मंथ का हमारा टाइमिंग ड्यूरेशन रहता है। तो इस टाइप में आप देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको डिवाइड करें, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद में हम इन चीजों को आसानी से समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि हिंदी भाषा, और सबसे पहले यूनिट है इकाई। इकाई फर्स्ट देखते हैं हम, और इकाई फर्स्ट में आ जाते हैं हम। जैसे इकाई फर्स्ट में हिंदी भाषा और उसका विकास है, तो हिंदी भाषा और उसके विकास की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई हमारे यूजीसी नेट में नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी यूनिट से 10-10 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं आप देख सकते हैं कि उन यूनिट के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। वो 10 क्वेश्चन हमें कहाँ से कलेक्ट करने हैं और कहाँ से हम इसको लेके आएंगे। तो उनके लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि लास्ट पेपर में कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए आपको सॉल्व कराए जाएंगे, उनके माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, उसके बाद में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भाषाएं, पाली, प्राकृत, सोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषता। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपभ्रंश, आहट और पुरानी हिंदी का संबंध है, आधुनिक भारतीय अर्थभाषाएं हैं, इनका वर्गीकरण है। तो मैं ये कहूं भाषाओं का जितना भी वर्गीकरण होता है, ठीक है, भाषाओं का वर्गीकरण,
इस फर्स्ट यूनिट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा कि जो भी चीजें हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, इनमें जो हमारे पेपर फर्स्ट में आने वाली चीजें हैं, उपसर्ग प्रत्यय और हमारे लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण और हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा, इन सभी चीजों को आपको उसके अंदर समझाया जाएगा जो सेकंड पेपर में भी आती है और फर्स्ट से रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब ये इसमें लिपि की भी बात होगी, अन्य चीजों की और भी हम इसमें चर्चा करेंगे। याद रखना कि एक यूनिट से, ठीक है, 1 यूनिट है, तो एक यूनिट से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अब उसमें क्या होता है कि किसी में कुछ ज्यादा हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, इस तरीके का आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन इसी टाइप का हम करेंगे। उसमें आप ये देखिए टॉपिक कितने हैं और उन टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हमें एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, बहुत अच्छे से लेके चलना है। उसके बाद में हमारी यूनिट इकाई सेकंड आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो सेकंड यूनिट है इसमें हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, और जैसे हमारे नगेंद्र की है या बच्चन सिंह की है या और भी अदरवाइज इसके बारे में मैं वीडियो डालूंगी, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें किताब का ढेर नहीं लगाना है, हमें केवल वही पढ़ना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं या जिसको हम कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में हो। हमें कोई कठिन लैंग्वेज की या कठिन भाषा की कोई किताब नहीं लेनी है, इजी से इजी लेनी है और बिना स्ट्रेस के तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आप देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। उसके बाद में काल विभाजन है, आदिकाल की विशेषताएं हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, रासो साहित्य है, आदिकाल के हिंदी के जैन साहित्य, सिद्ध नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता है, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य और भक्ति काल। जैसे आप जानते हैं कि साहित्य है तो साहित्य भी आप 4 होते हैं, तो चारों साहित्य ही हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। जैसे हमें आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में रीतिकाल इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख के चलेंगे। चलिए, उसके बाद में चारों हमारे काल हो गए। काल के बाद में अब हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति। अब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त। उसके बाद में रीति कवियों के आचार्य तत्व होंगे, फिर उनके बाद में प्रमुख कवि होंगे, उनका काव्य होगा। आधुनिक काल होगा, आधुनिक काल के अंदर जो हमारे काल होते हैं वो 5 काल होंगे। 5 काल जैसे आप जानते हैं, हमारा भक्ति का भारतीय हिंदू युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है, तो ये सभी युगों की हम इसमें भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले क्या होगा, हिंदी गद्य का उद्भव और उसका विकास। उसके बाद में हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता और आधुनिकता का अवधान। द्विवेदी युग में होंगे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संस्थापक है, आप जानते हैं। तो उसके लिए जैसे सरस्वती है, राष्ट्रीय कवि है, उनकी प्रमुख धारा है, कवि है, तो इस तरीके की ये सारी चीजें हम इनमें यहाँ कर लेकर चलेंगे। उनके बाद में आते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं।
ठीक है। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं होंगी, जैसे हमारे उपन्यास होंगे, हिंदी नाटक, कहानी, निबंध, आलोचनाएं, इन सभी चीजों को हम विशेष रूप से लेके चलेंगे कि जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं सभी को हम अच्छे से एक एक चीज को उसमें दर्शाया जाएगा कि हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ है, उसका विकास कब हुआ है, और उनके नाटक, रंगमंच, सभी चीजों को एक एक करके सामने लाया जाएगा और आपकी छोटी से छोटी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद में अन्य गद्य विधाएं में है, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा है, आत्मकथा, जीवनी, हिंदी की प्रवासी साहित्य, अवधारणा, प्रमुख साहित्य। ठीक है। उसके बाद में हम इकाई 3 की बात करते हैं कि इकाई 3 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। देखो, ये है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र है, अभी इस साहित्य शास्त्र में सभी हमारे जो प्रदेशी रहे हैं, मतलब विदेश रहे हैं, उनके सिद्धांत है। तो ये सभी सिद्धांत ही हमें, कुछ हमारे अपने देश के हैं, कुछ बाहर के, उन सभी के सिद्धांत हमें यहाँ से पढ़े। ठीक है। वो सिद्धांत में आप देख सकते हैं प्रमुख सिद्धांत होंगे। तो जैसे इसमें ये सभी जो यहाँ तक का जो हमारा अपना पोर्शन है, ये सब काव्य शास्त्र क्या है, हमारा ये काव्य शास्त्र है। इस काव्य शास्त्र में हम देख सकते हैं जैसे संप्रदाय और सिद्धांत है, रस अलंकार है, और रीति ध्वनि है, वक्रोक्ति, औचित्य है, रस निष्पादित है, साधारणीकरण है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे तैयारी करके चलेंगे। जैसे प्लेटो का है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, वुड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत हो गया, कॉलरिज है, कल्पना और फैंटेसी हो गया, टी.एस. इलियट का हो गया, आई.ए. रिचर्ड्स हो गया। उनके बाद में नई समीक्षा और इत्यादि, ये सारी चीजें हम इसमें यहाँ पर देखकर चलेंगे। उनके बाद में आ जाती है हमारी इकाई 4। इकाई 4 में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज से संबंधित है। कुछ स्वाधीनता आंदोलन है जो हमारे फेमस, जैसे मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है। आप इसमें कुछ दलित समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री से संबंधित हैं। इन सारी चीजों को भी हम, इनका भी अनुकरण करेंगे। तो जो हमारी अल्पसंख्यक चीजें हैं, अल्पसंख्यक जातियों से जुड़ी हुई हैं, आदिवासी से हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, तो उनके बारे में भी हम एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि। तो वैचारिक पृष्ठभूमि है भारतीय नव जागरण में स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। जैसे हिंदी नवजागरण में खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज है, हिंदी और भारतीय हिंदू हिंदी और नवजागरण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है, गांधीवाद है, अंबेडकर है और राममोहन लोहिया, इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में आ जाती है हमारी इकाई 5। ठीक है। तो जो ये इकाई 5 है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। हमारी कविताएं हैं, ये सबसे थोड़ा सा कठिन सा पार्ट माना जाता है, लेकिन काव्य शास्त्र से थोड़ा इजी है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है जितना भी आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो है, इसका देवतट बहुत ही प्रमुख है। अमीर खुसरो है, इनकी पहेलियां और मुकर्रियां हैं। विद्यापति की पदावली है, संपादक जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा, जिनकी पद संख्या जो मानी गई है 1 से 25 है। कबीर, ध्यान से देखिए, कबीर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पद संख्या है जो 160 से 209 है। जायसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंडन, सूरदास भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70 है। उसके बाद में तुलसीदास है, रामचरितमानस, उत्तरकांड है हमारा, उसके संबंधित हम लेके चलेंगे। जैसे आप देखते हैं रामायण वगैरह, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो भी हम सीरियल देखते हैं, उनको भी जो हमारे ऐतिहासिक हैं या हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं या हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको जरूर देखा करें, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बिहारी सबसे सही है,
जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उसके बाद में दोहा संख्या है जो 1 से 50 है। उनके बाद में हम देखेंगे घनानंद की है, फिर उनके बाद में मीरा है, विश्वनाथ त्रिपाठी है जो आरंभ से जो 20 पद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय जो प्रिय प्रवास है, और मैथिली शरण का आप देख सकते हैं जैसे भट्ट भाटी है, साकेत है, जिनका 9वां सर्ग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साकेत का। जयशंकर प्रसाद है जिसमें आंसू, कामयानी, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। ठीक है। निराला जी की आप देख सकते हैं जूही की कली है, जागो फिर एक बार है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, कुकुरमता है, बौद्धों ने आवे इस ठावे बंधु। ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत है, परिवर्तन, प्रथम रश्मि है। उनके बाद में महादेवी वर्मा आती है जिन्हें छायावादी कवयित्री भी कहा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं छायावादी कवयित्री हैं ये, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मंदिर दीप है, निर्व जले दो। तो इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर है जिनका उर्वशी है, अंक तृतीय अंक में माना गया है, और रश्मि रखी। नागार्जुन के बाद में सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य जी हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र हैं जिनके गीत फ्रोश है, सतपुड़ा के जंगल है, और मुक्ति बोध है, और धूमि है। तो इसी तरीके से हम इनके सभी के बारे में विशेष बता के चलेंगे कि क्या क्या चीजें और कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो एक एक पुस्तकों का सभी के बारे में आपको नाम बताया जाएगा और कैसे हम इनको याद कर सकते हैं, ये साइड ट्रिक भी। तो इन्हें याद करने का तरीका ये बस केवल यही होता है कि जैसे हम पृथ्वीराज रासो हैं तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट को हम अच्छे से समझें। ठीक है। उसको हिंदी में, उसकी काव्य में, क्योंकि कविता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है। आगे देखते हैं। जैसे हमारी इकाई 6 है, ठीक है, तो हमारी इकाई 6 है, तो इकाई 6 में हमारे क्या क्या थे? सभी उपन्यास। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। तो ये सभी उपन्यास हैं हमारे। हिंदी उपन्यास जैसे पंडित गोरीदत्त जी का है देवरानी जेठानी की कहानी। उनके बाद में आप देख सकते हैं लाला श्रीनिवास दास है, परीक्षा गुरु है, प्रेमचंद है, गोदान, आगे शेखर एक जीवनी भाग 1 है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इन सभी चीजों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु है, मैलांचल है, यशपाल झूठा सच, अमृत लाल नागर मानस का हंस है, भीषम सानी है, तमस है, श्री लाल शुक्ल है, राग दरबारी है, कृष्ण सोपती है, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, और उसके बाद में जगदीश चंद्र धरती धन्य अपना। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी यूनिट 6 हो गई है। अब हम किस पे आ रहे हैं? यूनिट 7 पे। तो जो 7वीं यूनिट है उसमें क्या क्या चीजें, अब हमने 6 में क्या पढ़े? उपन्यास। और यूनिट 7 में क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी। तो हिंदी में क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हिंदी में क्या चीजें हैं। देखो हमें ज्ञानी नहीं बनना है कि विशेष रूप से हम उसकी ज्ञाता करें तो वो करें, लेकिन हमें क्या चीजें, हमें एग्जाम से संबंधित सारी चीजें कलेक्ट कर लेनी है। और कलेक्ट करने का मतलब है कि जो भी हमें पढ़ना है, मान लीजिए सबसे पहले तो हम वो पढ़ें जो हमारे सिलेबस में है, उसको बिल्कुल ना पढ़ें जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हमारे सिलेबस में है और उसी से संबंधित ही हमारे एग्जाम में आता है, वही हमारे सफलता तक पहुंचाता है। आगे देखिए यहाँ पर, जैसे राजेंद्र पाल घोष जी की बंग महिला है, चंद्रदेव से मेरी सीधी बातें हैं, धुलाई वाली है, फिर माधव स्प्रे है, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही है, प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, फिर राधिका रमन प्रसाद सिंह है, कानों में कंगना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसने कहा था। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद है, आकाशदीप है, जिनेन्द्र है, अपना अपना भाग्य है, फणेश्वर रेणु है, तीसरी कसम, लाल बान की बेगम, अज्ञ, और शेखर जोशी, भीष्म सानी, कृष्णा सोबती, और हरिशंकर प्रसाई है, ज्ञान रंजन है, कमलेश्वर है, और निर्मला वर्मा का जो वृंदा है। तो इन सभी कहानियों को हम पढ़ेंगे और इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं या जिनकी आने की संभावनाएं हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम अलग से निकालेंगे। उसके बाद में यूनिट 8 है,
आर्ट में जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो भारतेंदु नाटक है, तो नाटक में आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम सब शिरोमणि मान जाता है। जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा है उनका नाटक। उसके बाद में और दुर्दशा के साथ में उसमें मत देखिए जयशंकर प्रसाद है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, और धर्मवीर भारती है, अंधा युग है, लक्ष्मी नारायण लाल है, सिंदूर की होली, और मोहन राकेश हैं, आधी अधूरी। तो आषाढ़ का एक दिन है, और उसके बाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शंकर उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, और मन्नू भंडारी महाभोज है। तो इसी तरीके से ये हमारा 8वां जो यूनिट है यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद में हम 9वीं यूनिट की बात करते हैं। जो हमारी 9वीं यूनिट है वो है हमारे निबंध। क्या है, हमें ध्यान से देखना चाहिए, हमारे क्या है वो निबंध है। देखो अगर हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, सबसे पहली बात है अगर हम यूनिट वाइज पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर पाएंगे और चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। ये नहीं होगा एक यहाँ पे तो पहले हम एक एक यूनिट करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, डाउट क्लासेस भी होंगी आपकी, ठीक है, डाउट क्लियर सेशंस भी होते हैं, वो भी आपके कराए जाएंगे, और इस तरीके से जो भी चीजें समझ नहीं आ रही वो आपको बताया भी जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी निबंध में। भारतेंदु में जैसे दिल्ली दरबार दर्पण है, और प्रताप नारायण मिश्र है, शिव मूर्ति है, बालकृष्ण भट्ट है, शिव शंभू चिट्ठे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, और विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम है, कुबेर नारायण राय हैं जो उत्तरा फागुनी के आस पास हैं। उसके बाद में विवेकी रॉय हैं, उठ जाग मुसाफिर हैं, नामवर सिंह है, संस्कृति और सौंदर्य है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई 9 में इन सभी चीजों को दिखाया गया है, और यही सभी चीजें हमें करनी है। ठीक है, मैं आपको कराऊंगी और आप इन सभी चीजों को करेंगे और बहुत इजी होगा। ठीक है, आज की सारी चीजें इजिली हो जाएंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में इकाई 10 है, तो जो इकाई 10 है आप देख सकते हैं इसमें आत्मकथा है, जीवनी है, अन्य गद्य विधाएं है। तो जीवनी अन्य गद्य विधाएं जैसे आप देख सकते हैं राम बख्श बेनीपुरी की है, माटी की मूर्ति है, और महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा है, तुलसीराम की मृदैया है, और शिव जो शिवरानी देवी है प्रेमचंद घर में है, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी है, और विष्णु प्रभाकर का आप देख सकते हैं जैसे आवारा मसीहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेके चलेंगे और आपको इजी से इजी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन है, क्या बोलूं क्या याद करूं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं, और रमणीक गुप्ता है आपोधरिया है, और हरीश शंकर परसाई है भोला राम का जीव। उसके बाद में कृष्णचंद्र है जामुन का पेड़ है, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय हैं, मुक्ति बोध है। ठीक है, देखिए जो दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक लेखक की डायरी है, और राहुल संस्कृतियान जी का आप देख सकते हैं मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, आगे जी का मेरा व्यवहार रहेगा याद। तो इसी तरीके से हम इन सभी 10 यूनिट्स को यहाँ पर लेके चलेंगे और हर 10 यूनिट से अच्छा बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट देंगे जिससे आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए प्रभावी होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम टाइम टेबल बनाएं और क्या हम करते इस चीज को अच्छे से हम अपने उसमें ढाल लें। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करनी है और उसके साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप उनमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं यूनिट्स में और आप आगे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपने ये सब किया है। तो 10 मिनट के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझी हैं। तो जैसे मेरी क्लासेस होंगी तो आप देख सकते हो। तो ये मेरा अपना रेफरल कोड है, मेरा जो अपना रेफरल कोड है आप सभी देख सकते हैं वो है रस10। ठीक है, रस10 है, तो रस10 में जिसमें आपको 10% और ये देख सकते हो आप
ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, जैसे आपके 12 मंथ्स का है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था और दोबारा बता रही हूँ कि आपके 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपका 54% ऑफ होगा, और 54% में आपको 10,395 रुपीज आपको सबमिट करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 12 मंथ्स का है उसमें आपको 10,395 रुपीज आपको सबमिट करने हैं। उसके लिए अगर आप मेरा अपना जो कोड यूज करते हैं RUS10, तो उसमें भी आपको 10% ऑफ मिलता है। ठीक है, तो 10% आपको यहां से भी और ऑफ मिल जाएगा। अगर आप जो है 24 मंथ्स का ले रहे हैं तो 24 मंथ्स में आपको 15,120 रुपीज आपको सबमिट करने होंगे, जिसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरे कोड यूज करने के बाद में 10% इसमें भी यहाँ पर आपको छूट होगी। इसलिए मेरे क्लासेस को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, और जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और हमें एक दिन भी अपना वेस्ट नहीं करना है। और अपने सिलेबस को आगे लेके जाना है। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।